नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रृंगी, डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। पिछले वीडियोस में हमने देखा था प्रागैतिहासिक चित्रकला और अजंता की चित्रकला, दोनों चैप्टर हम कर चुके हैं। आज हम आ रहे हैं पाल चित्रकला पर। पाल चित्र शैली जो है वो पाल राजाओं के शासन में पनपी, इसलिए इसका नाम पाल शैली किया गया। पहले ये दूसरे नामों से जानी जाती थी, पूर्वी शैली, पश्चिमी शैली के नाम से, लेकिन बाद में जब ये देखा गया कि सिर्फ पाल राजाओं के शासन में पनपी हुई शैली है तो इसका नाम पाल शैली रखा गया। ये 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक जारी रही और बाद में कहीं कहीं स्थानों पर ये 15वीं शताब्दी पर भी छिटपुट स्थानों पर जारी रही। लेकिन बेसिकली इसका जो मुख्य समय है वो 10वीं 11वीं शताब्दी का है। इसके प्रमुख जो केंद्र रहे वो रहे बंगाल, बिहार और नेपाल। इसके बारे में एक छोटा सा परिचय हम ले लेते हैं। पाल शासकों के संरक्षण में पनपी, इसलिए इस लघु शैली को पाल शैली नाम दिया गया। पाल वंश की स्थापना बंगाल में 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुई, लगभग 730 ईस्वी के आसपास। गोपाल पाल जो थे वो इसके प्रथम शासक थे। तो इस तरह से इनकी गोपाल पाल, धर्मपाल, देवपाल, नारायण पाल, महीपाल और जयपाल आदि शासकों का शासन रहा। पाल शैली मूलतः बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म का बहुत बोलबाला था उस समय पर। जैसा कि हमने देखा कि अजंता में भी बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बने हैं, तो बौद्ध धर्म अपने उत्कर्ष पर था। तो बौद्ध धर्म में भी महायान संप्रदाय के चित्र इस पाल शैली में बने हैं। इसका मुख्य समय 9वीं से 11वीं शताब्दी ईस्वी रहा और पाल शैली के प्रमुख केंद्र, जैसा कि हमने बताया, बंगाल, बिहार और नेपाल इसके मुख्य केंद्र रहे। और इसके जो प्रमुख चितेरे थे, जो चित्रकार थे, वो थे धीमान और उनका बेटा वितपाल। ये दो प्रमुख चित्रकार हैं। पाल शैली के जो चित्र हैं वो पोथियों में बने हैं। पोथी का मतलब यह है कि जो धर्म ग्रंथ थे, बौद्ध धर्म के जो धर्म ग्रंथ थे, उन धर्म ग्रंथों को सचित्र किया गया, यानी उन पर उन कथाओं से संबंधित, उनके धर्म से शिक्षाओं से संबंधित उस पर चित्र बने। अब ये देखें कि ये पोथी जो थी ये बनती थी ताड़पत्रों की। ताड़पत्र जो थे वो उनका आकार होता था 2.5 इंच चौड़ाई और लगभग 22-23 इंच की लंबाई। उन ताड़पत्रों पर ये पोथियां बनाई जाती थी, ये लिखी जाती थी और उन पोथियों से संबंधित उसमें चित्र बनाए जाते थे। पोथियों को सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर लकड़ी के पटरे की जिल्द बांधी जाती थी, लेकिन पोथी की जो मोटाई है, जितने भी ताड़पत्र उसके बीच में है, उनके दोनों तरफ नीचे और जिल्द की तरह से लकड़ी के पटरे का जिल्द बांध दी जाती थी। तो उनको काष्ठ फलक बोलते थे। इन काष्ठ फलकों पर भी चित्रण होता था, यानी उसके ऊपर का जो कवर था और पीछे का जो कवर था जिल्द का, उसके ऊपर भी चित्रण होता था पाल शैली में। चित्रों के विषय जो हैं वो बौद्ध धर्म और जातक कथाएं हैं, भगवान बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षा से संबंधित इस पे चित्र बने हैं। जैसा कि हमने अजंता में देखा था उसी तरह के चित्र बने हैं, लेकिन वहां पर शैली में और कंपोजिशन में बहुत डिफरेंस है। ये बात हम देख लें कि यहाँ पर सिर्फ महायान संप्रदाय के चित्र बने हैं। महायान संप्रदाय का मतलब है कि जहां पर भगवान बुद्ध को मानव रूप में, देव रूप में चित्रित किया गया। हीनयान संप्रदाय जो है वो भगवान बुद्ध को उनके प्रतीकों के माध्यम से ही प्रस्तुत करता आया है। उसने कभी भी इसको मानव रूप में अंकित नहीं किया है। तो ये इसमें खास बात थी कि महायान संप्रदाय के चित्र बने हैं। इन पाल शैली के लघु चित्रों में, इसको कहते हैं लघु चित्र शैली, तो इन लघु चित्रों में पाल शैली जो है उनमें कहीं कहीं अजंता कला का प्रभाव दिखाई देता है। अजंता की लचक, मुद्राएं, भंगिमाएं वो दिखाई देती हैं, लेकिन वैसा सजीवता इसमें दिखाई नहीं देती। चित्रित कौन कौन सी पोथियां हुई, उनमें से मुख्य मुख्य पोथियों का, यानी मुख्य मुख्य धर्म ग्रंथों का नाम जान लेते हैं। उनमें खास तौर पर प्रज्ञा पारमिता, महामयूरी, गंधव्यूह, साधनमाला, पंचशिखा आदि बहुत सारे जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ थे वो चित्रित हुए। अब ये चित्रण आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर एक बहुत लंबी पट्टिका है, यानी कि ये एक ताड़पत्र है। इस ताड़पत्र में बीच में, सेंटर में, यहाँ लिखे हुए के संबंधित एक चित्र बनाया जाता था और इसके दोनों साइड पर, दोनों एक्सट्रीम एंड्स पर, यहाँ पर एक कुछ या तो ज्यामितीय अलंकरण होता था या कुछ आकृतियां बना दी जाती थी और बीच में काली स्याही से सुंदर अक्षर लिखे जाते थे। ये इसकी खास बात है। अब
हम देखें कि जो पाल शैली के जो चित्र हैं वो खास तौर से ताड़पत्रों पर बने हैं। ताड़पत्रों का आकार जैसा कि मैंने बताया आपको 22 इंच लंबाई और 2.5 इंच चौड़ाई है। ताड़पत्र के दोनों ओर काष्ठ फलक की जिल्दबंदी होती थी। जिस स्थान को छोड़कर शेष भाग में काली स्याही से लेखन कार्य होता था। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पूरा का पूरा ये लिखावट है देवनागरी लिपि में, और इसके दोनों तरफ एक्सट्रीम एंड्स पर इसके यहाँ पर ये ज्यामितीय अलंकरण या कोई आकृतियां बनी होती थी। बीच में ये जो छेद देख रहे हैं आप यहाँ पर, इनमें डोरा डालकर इनको बांधने के लिए काम में लिया जाता है। जिस तरह हम फाइल को कवर करते हैं, फाइल को बांधते हैं, उस तरह से यहाँ पर डोरा डालकर और इसको बांधा जाता था एक दूसरे से। तो चित्र स्थान को छोड़कर शेष भाग में देवनागरी लिपि में सुंदर काले अक्षरों से लिखावट है। ताड़पत्र के दोनों तरफ लंबवत और बीच में क्षैतिज आलेख्य स्थान बनाया गया है। तो दोनों तरफ लंबवत और बीच में क्षैतिज, यहाँ पर ये लंबवत दिख रहा है, लेकिन जनरली ये एक हॉरिजेंटल यानी आड़ा एक चित्र स्पेस होता था जिसमें ये चित्र बने होते थे। बीच में एक या दो आकृतियों वाले संयोजन है। सरल व समसंतुलित बने हैं। संयोजन कैसे बने हैं? सरल व समसंतुलित। सरल व समसंतुलित का मतलब है कि जैसे हम अजंता में भीड़ भाड़ देखते हैं, बहुत सारे डेंस कंपोजिशंस हैं जिसमें भीड़ भाड़ है, लेकिन यहाँ पर स्थान की सीमितता के कारण 2, 3 या 4 आकृतियों वाले संयोजन बने हैं। इसमें ज्यादा भीड़ भाड़ का अभाव है, आकृतियों को सिंगल ही ज्यादातर बनाया गया है। मुख्य देवी आकृति मध्य में बड़े आकार में, क्योंकि स्थान सीमित था तो यहाँ पर उनके पास गुंजाइश नहीं थी कि वो बहुत सारी आकृतियों को इसमें चित्रित कर सकें, जिसके दोनों ओर उप आकृतियों को अंतराल में संयोजित किया गया है। इसको हम आगे वाले चित्रों में देखेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर आपको एक सिंगल फिगर दिख रहा है, तो इस तरह से यहाँ पर जब हॉरिजॉन्टल, जैसा कि बताया कि बीच में क्षैतिज स्थान बनता था, तो ऐसे क्षैतिज स्थान पर उन्होंने 2, 3, 4 आकृतियां भी बनाई हैं। रूप कैसा था? जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि क्षैतिज आलेखी, तो ये आड़ा एक स्थान है यानी हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर जो आकृतियां बनाई हुई हैं, तो ये एक आकृति, इसके दोनों ओर उप आकृतियां बनी हुई है। तो इस तरह से इसका जो रूप विधान था उसके बारे में बात करते हैं। तो रूप में भीड़ भाड़ आलेख्य स्थान में नहीं है, यानी जहां पर चित्र बनाया गया है वहां पर बहुत सारी भीड़ भाड़, जैसे हम अजंता में देख रहे थे, अजंता में जो एक डेंस कंपोजिशन होता था, पूरी घटना का अंकन होता था, वैसा दृश्य यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है अजंता की तरह से। यहाँ पर 2, 3, 4 आकृतियों वाले सिंपल संयोजन बने हैं। चेहरे प्राय सवा चश्मे। यहाँ पर जितने भी चेहरे बने ज्यादातर उनमें मैक्सिमम चेहरे, अधिकतम, सारे नहीं है, अधिकतम चेहरे जो हैं सवा चश्मे, यानी कि एक आंख साइड पर से थोड़ी सी दिखती हुई। सिर चपटे हैं, नाक लंबी और आंख जो है वो कान तक बनी हुई है, बड़ी बड़ी आंखें बनाई हैं। मुद्राओं में अजंता की झलक जरूर है, लेकिन उनमें वैसी सजीवता नहीं है कैसी जैसी अजंता में थी। अजंता की जो कला है वो स्वाभाविक और जीवंत नजर आती है, वो काव्यात्मक शैली है, लेकिन यहाँ पर वैसी सजीवता रूपों में नहीं है। वृक्षों में प्राय कदली और नारियल, यानी सीमित वनस्पति का अंकन हुआ है, क्योंकि स्पेस नहीं था। सबसे बड़ी जो बात थी कि यहाँ पर स्पेस की कमी थी कलाकार के पास, उस स्थान की सीमितता के कारण वो बड़े और डेंस कंपोजिशन यहाँ पर नहीं बना पाए। अन्य अलंकरणात्मक व पुष्पों की सजावट अक्षरों के दोनों ओर की जाती थी, जैसा कि हम पिछली स्लाइड्स में देख के आए हैं कि जहां पर उस पूरे के पूरे ताड़पत्र पर एक्सट्रीम साइड के कोनों पर ज्यामितीय या अलंकरणात्मक डिजाइन बनी होती थी। आकाश प्राय चित्रित नहीं हुआ है, क्योंकि स्थान सीमित था। बार बार वही बात आती है, स्थान सीमित था, इसलिए आकाश का चित्रण नहीं हुआ। आकृतियां प्रमुख हैं। रंग कैसे थे? पाल शैली में जो रंग है वो ज्यादातर प्राथमिक रंगों का प्रयोग हुआ। प्राथमिक रंगों में कौन कौन से मुख्य हैं? लाल यानी सिंदूर, हिंगुल, महावर, ये लाल रंग की वेराइटीज थी। नीले रंग में लाजवंती या नील का प्रयोग किया गया। पीले में हड़ताल का प्रयोग हुआ। सफेद खड़िया और काले में काजल का प्रयोग हुआ। कहीं कहीं पाल शैली में 2 रंगों 3 रंगों के मिश्रण से इन्होंने कुछ और रंगों को बनाने का भी प्रयत्न किया है, जिसमें बैंगनी और फाख्तई गुलाबी जैसे रंग शामिल हैं, जो कहीं कहीं हमें देखने को मिल जाते हैं। चित्रों की रेखाएं जो है वो काले रंग से बनी है। अजंता में जब हम देखते हैं तो चित्रों की रेखाएं काले रंग से नहीं है, बल्कि जिस रंग का अंकन किया हुआ है, जिस रंग से रंगांकन है, उसी के गहरे रंग से वहां पर रेखाएं बनी है, जबकि यहाँ पर सारी की सारी रेखाएं काले रंग से बनी हुई हैं। और एक खास बात है कि रेखाएं जो बनी हैं वो ब्रश से नहीं बनाकर किसी निब जैसी वस्तु से बनाई गई है,
इसीलिए रेखा में वो कोमलता नहीं दिखाई देती जो अजंता की कला में लयात्मकता और कोमलता है। वैसा डोल है, वो डोल, वो कोमलता, वो बात यहाँ पर दिखाई नहीं देती, क्योंकि रेखा जो है वो निब की सहायता से खींची हुई है। प्रवाह तो है किंतु अजंता वाला डोल नहीं है। यानी जो डोल की हम बात कर रहे थे कि रेखा का पतला और मोटा हो जाना क्रमशः, वैसा रेखा का रूप यहाँ पर दिखाई नहीं देता। स्वाभाविकता के स्थान पर किंचित अलंकरणात्मकता, यानी जब हम आकृतियों को देखते हैं तो उनमें स्वाभाविकता की जगह क्या दिखाई देता है? अलंकरणात्मकता, यानी बनावटीपन दिखाई देता है। तो ये पाल शैली थी, बहुत छोटी शैली रही, करीब 10वीं 11वीं शताब्दी में ये अपने उत्कर्ष पर रही। बाद में छिट-पुट स्थानों पर काम होता था, और लेकिन ये 2 शताब्दी में ही इसका सारा समाप्त हो गया। पाल राजाओं के शासनकाल में पनपी थी। ये इस तरह से पोथी का, जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि पोथी कैसी होती है, तो ये पोथी के इस तरह से ये ताड़पत्र होते थे, और इनमें छेद करके, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये छेद करने का स्थान था, इसमें डोरा डालकर ये नीचे का पटरा, ये ऊपर का पटरा, और ये पटरे भी चित्रित किए जाते थे, और बीच में यहाँ पर उनसे संबंधित, लिखावट से संबंधित चित्र बनते थे। तो ये पाल शैली थी जो 9वीं से 11वीं शताब्दी में अपने उत्कर्ष पर रही, पाल राजाओं के शासन में पनपी। छोटे चित्र बनाए जाते थे, 2 या 3 आकृति वाले सादा संयोजन है, और खास तौर से सीमित रंग योजना है, कुछ कुछ रंगों को इन्होंने मिश्रित करके नए रंग बनाए हैं, केंद्रीय संयोजन है, और ताड़पत्रों पर बने हैं। साधन व्यू, गंध व्यू, प्रज्ञापारमिता आदि जो है, इसके कुछ ग्रंथ जो हैं वो पोथी रूपों में चित्रित हुई मध्यकाल की लघु चित्रशैली कहलाती है। इसके लिए थैंक यू। आगे के अध्याय में हम देखेंगे जैन शैली। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।